हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे जहाँ तक सवाल है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में लास्ट सेशन फिनिश होने पर हमने मेरे ख्याल से 5.4 तक करा था। अब सेशन स्टार्ट करेंगे 5.5 से। 5.5 भी कुछ 5.4 की तरह है, तो फटाफट अपने क्वेश्चन निकाल लें 5.5 और यहाँ पर अब देखें। वो कहते हैं हेड ऑफिस ऑफ जेट लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच कीप देयर ओन बुक्स, प्रिपेयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस लाइन से आपको एहसास हो जाना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्वेश्चन है। करेक्ट। आगे क्वेश्चन में कहते हैं, क्या कहते हैं, द फॉलोइंग आर दी बैलेंसेज अपेयरिंग इन द टू सेट्स ऑफ द बुक्स ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एसेटलमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो दोनों की बुक्स में जो पहले दो कॉलम है ये ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है। ये पहले दो कॉलम जो हैं हेड ऑफिस से रिलेटेड है, और ये बाद के जो दो कॉलम हैं ये ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड है। अब मैंने कहा ये क्वेश्चन भी कुछ 5.4 की तरह ही है, पर इसमें कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन वैसी ही इंफॉर्मेशन है जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में करी थी। 1 लाख कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट में 36 और 16,000 का बैलेंस है, स्टॉक 34,200 और 10,740 का है, और डेटर 78204840 के हैं, और क्रेडिटर्स का जहाँ तक सवाल है 39601920 के हैं। कैश में इतना बैलेंस मौजूद है। उसके अलावा दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट भी कंप्यूट कर लिया है। उसके अलावा हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है। अब ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हेड ऑफिस की बुक्स में अधिकतर ब्रांच का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और इसका मतलब होता है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस से इतने पैसे लेने हैं। उसके बाद जो अगला आइटम है वो हेड ऑफिस अकाउंट है, और ये जो है ब्रांच की बुक्स में नज़र आ रहा है, और इसमें क्रेडिट बैलेंस है। करेक्ट। यानी कि इसका मतलब है कि ब्रांच कह रही है हमने हेड ऑफिस को 28,020 रुपीज़ देने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हेड ऑफिस क्लेम कर रहा है कि हमने इतना पैसा लेना है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और एडजस्टमेंट्स भी नीचे दी हुई है। उन एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट तो ये है कि ऑन 31/3/2023 एक चेक जो है ब्रांच को भेजा गया, हेड ऑफिस को भेजा गया ब्रांच के द्वारा, लेकिन वो कह रहा है कि जो चेक है करंट अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक हेड ऑफिस को नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह 440 रुपये के गुड्स भेजे गए ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक ये गुड्स जो हैं ब्रांच को नहीं मिले। उसके बाद अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि इट वॉज एग्रीड डेट ब्रांच शुड बी चार्ज्ड विद ₹300 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था। हेड ऑफिस ने ब्रांच को चार्ज करा 300 रुपये के लिए। वो इसलिए कि हमने आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दी हैं, तो आप हमें 300 रुपीज़ दें। तो इट वॉज एग्रीड डेट ब्रांच शुड बी चार्ज, तो ये तय हो गया कि ब्रांच को 300 रुपये देने पड़ेंगे हेड ऑफिस को। इसका ये मतलब है क्योंकि हेड ऑफिस ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्रांच को दी हैं। अब इसमें एक नई लाइन है जो इससे पहले क्वेश्चन में नहीं थी कि स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस। अब वो क्या कह रहा है कि जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा तो रास्ते में स्टॉक चोरी हो गया। अब रास्ते में जब स्टॉक चोरी हो गया तो स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट टू द हेड ऑफिस, फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एंड चार्ज टू द ब्रांच। और हेड ऑफिस ने क्या करा, ये जो स्टॉक चोरी हो गया, हेड ऑफिस ने सामान भेजा था ब्रांच को, रास्ते में स्टॉक चोरी हो गया, तो हेड ऑफिस ने इसके लिए ब्रांच को चार्ज कर दिया। यानी कि हेड ऑफिस ने एंट्री कर दी, क्योंकि लिखा है कि चार्ज का मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया कि हमने ब्रांच से ये पैसे लेने हैं। यानी कि ये जो स्टॉक चोरी हो गया इसकी कंपनसेशन ब्रांच हमें देगी, और इसकी एंट्री जो है हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इस तरीके से कर चुका होगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे, बट नॉट, आगे वो कहता है कि बट नॉट क्रेडिटेड टू द हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज द मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी ₹400। तो हुआ क्या कि 400 रुपये का ये स्टॉक चोरी हो गया होगा। हेड ऑफिस ने तो अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट कर दिया है, चार्ज कर दिया है कि हमने ब्रांच से 400 रुपये लेने हैं, करेक्ट।
लेकिन ब्रांच ऑफिस ने अपनी बुक्स में ये नहीं लिखा है कि हमने हेड ऑफिस को पैसे देने हैं, क्योंकि ब्रांच जब पैसे देगी तो ब्रांच के लिए ये लॉस होगा, इसलिए ब्रांच अपने पीएनएल को डेबिट करेगी और हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी। ब्रांच ने ये एंट्री नहीं करी है क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डिक्लाइन कर दिया। लेकिन एक चोर चोरी करे और वो ये कहे, क्या बोलते हैं, कि मैं अपराधी नहीं हूँ, तो ये तो गलत होगा। यानी कि कहने का मतलब है अल्टीमेटली ब्रांच को ये बियर करने पड़ेंगे और ब्रांच को ये एंट्री करनी पड़ेगी। फिर इसमें आगे वही चीज़ है जो इससे पहले हमने लास्ट सेशन में भी करी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स ऑफ विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड फॉर ₹250। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच के एसेट्स को मेंटेन कर रहा है, ब्रांच के एसेट्स को मेंटेन कर रहा है, करेक्ट। तो उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन देना है। अब हेड ऑफिस जब उस पर डेप्रिसिएशन देगा तो उसकी रिकवरी जो है वो ब्रांच ऑफिस से करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसलिए वो ब्रांच को डेबिट करेगा और ब्रांच ऑफिस जब अपनी बुक्स में एंट्री करेगी, तो मैंने कल लास्ट सेशन में भी बताया था, तो ब्रांच के लिए क्या है, ब्रांच ने ये पैसा हेड ऑफिस को देना है, इसलिए वो हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी और ब्रांच के लिए जो ये डेप्रिसिएशन है, नुकसान है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगी। तो और ये जो लास्ट में लाइन लिखी रहती है, द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट शोन बाय द ब्रांच इज टू बी ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस, मैंने पहले भी बताया था, ये लाइन ना भी लिखी हो तो इसका मतलब हमेशा यही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एडजस्टमेंट है, थोड़ा मैं इसको एक बार तरीके से आपको कराई दूँ, हालांकि बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इस तरीके के। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 5.3 है, तो 5.5 है, तो 5.5 को देखें। 5.5 थोड़ा डीपली करना ही पड़ता है। तो 5.5 में मैंने क्या करा, जस्ट वेट। तो 5.5 में सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही होगा जो हम इससे पहले कर रहे थे, यानी कि हमारी कोशिश होगी कि हम रिकंसाइल करें। तो रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। अब रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। तो रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करने के लिए लीजिए जी, यहां पर मैंने लिखा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और यहां पर मैंने लिखा बुक्स ऑफ ब्रांच, बुक्स ऑफ ब्रांच। यानी कि पहले तो मैं जरा एंट्रीज का काम कर दूं ताकि आपकी समझ में थोड़ा और बेहतर तरीके से आए। अब आपने देखा जो पहली ट्रांजैक्शन थी उसका ताल्लुक जो था वो कैश इन ट्रांजिट से था, इज इट और नॉट? और लिखा क्वेश्चन में ये था कि ब्रांच ने एक चेक भेजा है जो कि हेड ऑफिस को नहीं मिला है। मैंने बताया था कि ब्रांच ने भेजा है तो ब्रांच तो इसकी एंट्री कर चुकी होगी और इसकी एंट्री हेड ऑफिस ने नहीं करी होगी। तो हेड ऑफिस अब अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेगा, तो इसकी एंट्री तो आपको मालूम ही है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1000 अमाउंट है टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा, करेक्ट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है वो गुड्स इन ट्रांजिट से रिलेटेड दिया हुआ है। गुड्स इन ट्रांजिट में ये लिखा है कि हेड ऑफिस ने सामान भेज दिया है, तो हेड ऑफिस तो अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ब्रांच को ये सामान अभी तक नहीं मिला है, तो ब्रांच जो है इसकी एंट्री करेगी और इसकी भी एंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 440 रुपीज़ टू हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अपनी बुक्स में ये एंट्री कर देगी। इज इट क्लियर टू? उसके बाद क्वेश्चन में जो तीसरा पॉइंट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस से था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन में लिखा था कि ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को चार्ज कर दिया, सॉरी ये डिसाइड हुआ, चार्ज कर नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बारे में ये लिखा था कि हेड ऑफिस में और ब्रांच के बीच में ये तय हुआ कि ब्रांच को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए 300 रुपये जो है हेड ऑफिस को देने पड़ेंगे। यानी कि अभी तय हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ने अभी तक ये एंट्री नहीं करी है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री क्या लिखेगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच से उसने पैसे लेने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हमने रेंडर करी हैं, और हेड ऑफिस के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है, तो हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा।
अमाउंट था 300 रुपये। तो ब्रांच से पैसे लेने हैं और हमारा प्रॉफिट, हेड ऑफिस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ब्रांच ने पैसे देने हैं तो ब्रांच का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तुम चाहो तो ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। और ब्रांच ने पैसे जो देने हैं हेड ऑफिस को देने हैं, तो ब्रांच अपनी बुक्स में ये एंट्री लिखेगी। उसके बाद क्वेश्चन में कहानी थी स्टॉक स्टोलन की, और मैंने स्टॉक स्टोलन के बारे में बताया कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा था कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो स्टॉक चोरी हो गया उसके लिए चार्ज कर दिया है। चार्ज कर दिया है का मतलब है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ये एंट्री ऑलरेडी कर चुका होगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कि हमने ब्रांच से पैसे लेने हैं और ऑब्वियसली हम उसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब हेड ऑफिस तो ये एंट्री कर चुका है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को चार्ज कर दिया है। लेकिन ब्रांच मैनेजर ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ब्रांच को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ब्रांच के लिए अब ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को देना है, तो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम होगा। आप लिखेंगे P&L, चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्टॉक स्टोलन, और पैसा हमने हेड ऑफिस को देना है। अमाउंट जो था वो 400 रुपये का था, 400 रुपये। फिर क्वेश्चन में लास्ट में एक इंफॉर्मेशन थी डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ब्रांच के एसेट हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है और उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया। इसका मतलब दोनों ने अपनी बुक्स में कुछ नहीं करा है। तो अब जब हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन देगा, देखो क्योंकि अभी एसेट तो पड़ा हुआ किसके पास है, हेड ऑफिस के पास पड़ा हुआ है। अगर हेड ऑफिस के पास एसेट पड़ा है तो पहले तो हेड ऑफिस को उस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, लेकिन हेड ऑफिस इसकी रिकवरी ब्रांच से करेगा। हेड ऑफिस इसकी रिकवरी ब्रांच से करेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जब ब्रांच से वो करेगा, यानी कि एक तरीके से डेप्रिसिएशन का खर्चा ब्रांच बियर कर रही है। ये मतलब है ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट और फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया जाएगा, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो ब्रांच से रिकवर करा जा रहा है। तो ये एंट्री जो है हेड ऑफिस करेगा। अमाउंट जो था वो 250 रुपये का था। अब ब्रांच क्या करेगी, ये डेप्रिसिएशन का खर्चा जो हेड ऑफिस ब्रांच से मांग रहा है तो हेड ऑफिस को देने पड़ेंगे 250 रुपीज़। इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन हम बियर कर रहे हैं इसका मतलब, तो ये हमारे लिए लॉस है। चाहो तो तुम ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसमें एंट्री होंगी। पहले तो तुमने एंट्रीज को कर लिया। एंट्रीज को करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसी स्टेप नंबर 1 के अंदर ही मैंने लिखा रिवाइज्ड बैलेंसेस, रिवाइज्ड बैलेंसेस in the books of, in the books of, revised balances in the books of A, head office। अब रिवाइज्ड बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस से मेरा मतलब क्या है? पहले तो आप हेड ऑफिस के कॉलम को देख करके ये बताओ कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस था वो कितना था। आपको याद होगा हमने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ा था तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस था और 29,860 था, 29,860 था। याद आया आपको? राइट सर। अब तुम क्या करोगे, हेड ऑफिस के कॉलम को देखो। हेड ऑफिस के कॉलम में यहाँ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट, तो इसको तुम ऐड कर दोगे 1000। यहाँ ब्रांच डेबिट हो रहा है, फिर इसको डेबिट कर दोगे, और यहाँ पर फिर डेबिट हो रहा है, फिर तुम इसको डेबिट कर दोगे। यानी कि एंट्री नंबर 1 के मुताबिक तो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया 1000। लेकिन फिर डेबिट हुआ था 300 रुपये से, तो मैंने 300 रुपये डेबिट कर दिए। ओहो, ये तो 3000 लिख दिए मैंने, 300 रुपये। तो 300 रुपये मैंने डेबिट कर दिए और फिर डेबिट हो गया था 250 रुपये से। यानी कि आपने एंट्रीज को देखना है, जहाँ जहाँ ब्रांच अकाउंट, जैसे यहाँ पर डेबिट हुआ फिर डेबिट हुआ, तो मैंने बाद में 2 बार इसको डेबिट कर दिया। अब आप इनका नेट बैलेंस ले लें।
नेट बैलेंस लेने का तरीका यह है कि जहां डेबिट डेबिट है उन सबको ऐड कर दो, क्रेडिट वाले को माइनस कर दो। लेकिन जो बड़ा अमाउंट है वो डेबिट है, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर अभी भी आ रही है वो डेबिट ही आएगी। तो अब जो डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका 29,410 आएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का जो बैलेंस है वो इतना बैलेंस नजर आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? राइट सर, बिल्कुल आ गया। अगर आ गया है इसी तरीके से इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच में अब हम देखें जरा। अब ब्रांच ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हेड ऑफिस का जो अकाउंट दिया हुआ था उसमें क्रेडिट बैलेंस गिवन था, अगर आपको याद हो, और क्रेडिट बैलेंस जो गिवन था वो 28,020 रुपये गिवन था। इज इट क्लियर टू? अब तुम ब्रांच की बुक्स में तुमने जो जो एंट्रीज करी हैं, जो पहली एंट्री है उसमें हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये ऐड मतलब क्रेडिट कर देंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे और फिर क्रेडिट कर देंगे। सभी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रेडिट 440। सभी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है हेड ऑफिस का अकाउंट, तो मैं उनको क्रेडिट करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैं क्रेडिट करूंगा 300 रुपये से, और फिर मैं क्रेडिट करूंगा 400 रुपये से, और फाइनली मैं क्रेडिट करूंगा 250 रुपये से। अब ये तो सारी क्रेडिट हो रहे हैं, तो पहले तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट आ जाएगा, और वो 29,410 आ रहा है। तो तुमने देखा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को करने के बाद अब जब हम इनके बैलेंसेस को देख रहे हैं तो वो बैलेंसेस मैच हो रहे हैं। यानी कि अब हेड ऑफिस की बुक्स में भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने ब्रांच से 29,410 रुपीज़ लेने हैं, और ब्रांच की बुक्स में भी नज़र आ रहा है कि हमने हेड ऑफिस को 29,410 रुपीज़ देने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये तरीके से करना है। इज इट क्लियर टू यू? अब ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको करने के बाद अब आप रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बना लें। लीजिए जी, ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। अब रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, अब मैंने रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बना लिया, करेक्ट? क्योंकि अब हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कुछ ऐसा तरीका देख भी सीखें जिससे थोड़ा सा और आप फास्ट कर सकें। मैंने पहले हेड ऑफिस लिखा, एक कॉलम में मैंने डेबिट लिखा, एक कॉलम में मैंने क्रेडिट लिखा, करेक्ट? इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये ब्रांच ऑफिस लिखा, ब्रांच ऑफिस में भी मैंने डेबिट लिखा और क्रेडिट लिखा। रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मैंने अपने ओरिजिनल बैलेंस को देखना है, ओरिजिनल ट्रायल को देखना है। ओरिजिनल ट्रायल में आप देख ही रहे हो कि एक तो कैपिटल लिखी हुई है, कैपिटल हेड ऑफिस के कॉलम में लिखी है, क्रेडिट में लिखी है, तो यहाँ पर आप लिख दो क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख। जाहिर है कि कैपिटल ब्रांच की तो हो नहीं सकती, करेक्ट? उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है इसका भी आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। कैसे ख्याल करना पड़ेगा? दरअसल हेड ऑफिस के कॉलम को अगर आप देखेंगे तो हेड ऑफिस के कॉलम में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको नज़र आएगा 14 और मेरे को फिगर याद ही नहीं है कितनी है, 14,000 समथिंग कुछ थी, 14,660 थी। फॉर्चुनेटली मुझे याद आ गया 14,660। तो ये तो हेड ऑफिस के कॉलम में P&L का अमाउंट दिया हुआ था। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन यहाँ पर भी देखो, जब तुमने हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करी हैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में P&L यहाँ पर क्रेडिट भी हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब P&L क्रेडिट हो रहा है तो हेड ऑफिस का जो P&L है वो भी 300 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब P&L अकाउंट में जो बैलेंस आ जाएगा 14,960 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट सर, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अब जो मैं अगर P&L में बैलेंस देखूं ब्रांच का कितना है, तो ब्रांच का P&L अकाउंट में बैलेंस देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखें जी,
पहले तो हम देखेंगे ब्रांच का पीएनएल कितना है। अब अगर ब्रांच का पीएनएल आप देखेंगे तो ब्रांच का पीएनएल देखने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, जस्ट वेट जरा मैं क्वेश्चन में पीएनएल का बैलेंस पहले आपको दिखा दूं। देखिए जी, ब्रांच का जो पीएनएल का बैलेंस था वो यहां पर दिया हुआ है 3060। इज इट क्लियर टू यू? अब 3060 का जो ये बैलेंस है, बिकॉज तुमने ब्रांच की बुक्स में कुछ एंट्रीज करी है, तो उन एंट्रीज को देख करके इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 3060 को। अब 3060 को कैसे एडजस्ट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हो कि ये ब्रांच की बुक्स है, बुक्स ऑफ ब्रांच। अब ब्रांच की बुक्स में आपने ये भी देखा कि पीएनएल जो है एक तो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, फिर डेबिट हो रहा है और फिर डेबिट हो रहा है, 3 बार डेबिट हो रहा है। और अभी अभी मैंने कहा कि जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 3060 है। अब 3603 ये तो क्रेडिट बैलेंस है ना, ट्रायल में जो दिया हुआ है। अब ये डेबिट हो रहा है 300 रुपये से, तो 300 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, फिर 400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, फिर 250 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2110। समझ में आ गया? तो ब्रांच के अकाउंट में जब आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो आपको 2110 लिखना पड़ेगा। ये 2110 कैसे आया वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि मैंने आप यहाँ पर लिखा 3060 और उसमें से हमने 3 बार आइटम माइनस करे हैं और ये 3 हैं 300, 400, 300, 400 और 250। तो अब ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में 2110 का बैलेंस है। करेक्ट? ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। अब मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया। अब जहाँ तक क्रेडिटर्स का सवाल है तो आप देख रहे हो हेड ऑफिस की बुक्स में जो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं ना वो 3960 लिखे हुए हैं और ब्रांच के कॉलम में क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखा हुआ है 1920। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम जो है, अब हम एसेट साइड की तरफ आ गए। फिक्स्ड एसेट हमें गिवन थे। अब जब आप फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो आपने देखा कि हेड ऑफिस के जो फिक्स्ड एसेट हैं दरअसल उसमें बैलेंस 36,000 का है, 36,000 का है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करी थी, करेक्ट, एंट्री करी थी, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो क्रेडिट हो रहा है, उस क्रेडिट होने की वजह से फिक्स्ड एसेट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। 36,000 में से 250 माइनस करेंगे तो 35,750 का बैलेंस आ जाएगा। और जहां तक ब्रांच के फिक्स्ड एसेट का सवाल है उसमें 16,000 का ही बैलेंस है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं है। इज इट क्लियर टू? ब्रांच के फिक्स्ड एसेट में 16,000 का ही बैलेंस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में मैंने यहां पर गुड्स इन ट्रांजिट भी लिख दिया। हालांकि गुड्स इन ट्रांजिट हमें ट्रायल में गिवन नहीं है, लेकिन ये गुड्स इन ट्रांजिट की जो एंट्री हमने करी थी, याद करें कि ये एंट्री आपने ब्रांच की बुक्स में करी है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो पहले तो गुड्स इन ट्रांजिट जो हेड ऑफिस का डेबिट और क्रेडिट है उसमें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ब्रांच का जो डेबिट है उसमें गुड्स इन ट्रांजिट अब आ जाएगा 440। यानी कि जितनी भी एंट्रीज आपने करी है उनका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि कैश इन ट्रांजिट है, ये हेड ऑफिस के बुक्स में इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। ये ब्रांच ऑफिस एडजस्ट हो गया, पीएनएल एडजस्ट हो गया, इसी तरह ब्रांच ऑफिस एडजस्ट हो गया, फिक्स्ड एसेट एडजस्ट हो गया। इसी तरह से ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट को अभी हमने एडजस्ट कर लिया, पीएनएल एडजस्ट हो गया, हेड ऑफिस एडजस्ट हो गया, पीएनएल एडजस्ट हो गया, हेड ऑफिस एडजस्ट हो गया, फिर पीएनएल और हेड ऑफिस एडजस्ट हो चुके। तो सब आइटम एडजस्ट होने चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है। अब मैंने स्टॉक भी लिख दिया। स्टॉक हेड ऑफिस की बुक्स में 34,200 का है। अगर आप ब्रांच की बुक्स को देखेंगे तो उसमें 10,740 का स्टॉक है, आप ये यहाँ पर लिख देंगे। स्टॉक के बाद फिर क्वेश्चन में हमें डेटर्स गिवन है।
जहाँ तक डेटर्स का सवाल है 7,820 और 4840 इज इट क्लियर टू यू? डेटर्स के अलावा फिर हमें क्वेश्चन में कैश भी गिवन है। जहाँ तक कैश का सवाल है 10,740 का गिवन है और 1420 का गिवन है। अब कैश जब तुमने लिखा इसके नीचे मैंने कैश इन ट्रांजिट लिख दिया। हेड ऑफिस की बुक्स में तुमने एंट्री करी थी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच ऑफिस, तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट में हेड ऑफिस की बुक्स में तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा फिर हम लिखेंगे ब्रांच ऑफिस अकाउंट। अब हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जो रिवाइज्ड बैलेंस हमने कंप्यूट करा था 29,410, वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से हेड ऑफिस अकाउंट में अब क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ब्रांच की बुक्स में और बैलेंस इतना ही आ जाएगा 29,410 जो हमने लिखा था। तो इस तरह से तुमने ये रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बना लिया। इज इट क्लियर टू यू? अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर तुम आसानी से जो है बड़ी आसानी से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो। स्टेप नंबर 3 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए चलो पहले मैंने लायबिलिटी साइड से ही स्टार्ट कर दिया। लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज़ के अंदर जाहिर है कि पहले मैंने कैपिटल लिखी। अब कैपिटल का जहाँ तक सवाल है तो ट्रायल में जो कैपिटल है वो सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में है, तो इसलिए मैंने 1 लाख यहाँ पर लिख दिया। कैपिटल के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा। अब जहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल है, आपने देखा जो हेड ऑफिस का है वो 14,960 है और इसी तरह से ब्रांच का जो है वो 2,110 है, तो 17070 अब ये आ जाएगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स है, इसी तरह तुमने क्रेडिटर्स लिखा 3960 हेड ऑफिस के हैं और ब्रांच के 1920 के हैं, तो क्रेडिटर्स को भी तुमने ऐड कर करके यहाँ पर लिख दिया 5880, इजंट इट? उसके बाद फिर तुम इसको टैली कर लेना। उसके बाद फिर एसेट साइड मैंने लिखी। अब जहां तक एसेट्स का सवाल है, एसेट्स के अंदर मैंने फिक्स्ड एसेट लिखे। अब फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस के 35,750 हैं और ब्रांच के 16,000 हैं। इन दोनों को ऐड करके मैंने यहां पर लिख दिया 51,750। उसके अलावा स्टॉक है। अब स्टॉक मैंने कहा 34,200 हेड ऑफिस का है प्लस ब्रांच का 10,740 है। तुम्हें याद होगा मैंने ये भी कहा था कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो तुम स्टॉक के साथ ही ऐड कर देना, तो गुड्स इन ट्रांजिट 440 मैंने यहीं पर ऐड करके दिखा दी है। तो आउटर कॉलम में 45,380 की फिगर आप लिख देंगे। स्टॉक के बाद फिर आप डेटर्स लिखेंगे। अब जहाँ तक डेटर्स का सवाल है 7820 तो हेड ऑफिस के हैं और ब्रांच के 4840 के हैं, मिला करके आपने इनको लिख दिया 12,660। उसके अलावा कैश है। अब कैश में 10,740 आपने लिखा प्लस 1420 लिखा और बिकॉज क्वेश्चन में कैश इन ट्रांजिट भी है तो मैंने बताया था कि कैश इन ट्रांजिट आप यहीं पर ऐड करके लिख देना, तो 13,160। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वैसे तो मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि अगर रिकंसिलिएशन एंट्रीज पूछी जाए तो तुम आसानी से रिवाइज ट्रायल बैलेंस को देख करके इनकॉर्पोरेशन एंट्री पूछी जाए तो तुम उसको देख करके कर सकते हो। रिकंसिलिएशन एंट्री का बार बार रिकंसिलिएशन एंट्री निकल रहा है।
अगर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेशन एंट्री कहता तो मेरी एंट्री क्या होती, जितने भी एसेट्स हैं, अब एसेट्स ब्रांच के फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एक तो एंट्री ये होती। उसके अलावा फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती, और उसके अलावा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होती। ये एंट्री भी मैं पास करके दिखा सकता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, 5.5 को करने के बाद मैंने जो एक अगला क्वेश्चन लिया, क्योंकि आपने देखा था जब हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन जो इस मेथड का था फर्स्ट, क्योंकि हमने डायरेक्टली 5.2 से स्टार्ट करा था, अगर आपको याद हो तो, राइट सर। तो मैं 5.2 भी आपको कुछ 5.1 भी मैं आपको कुछ कारण से करा रहा हूं। उसका कारण क्या है ये आप कभी खुद ही समझ जाएंगे। 5.1 में क्या कहता है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिटी एक्स ब्रांच एज ऑन सो एंड सो डेट। पहले तो ये जो अब की बार ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये ब्रांच ऑफिस का दिया हुआ है। उसने लिखा है कि ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। ऑब्वियसली ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब उसने लिखा है सबसे पहला ही आइटम जो है वो दिल्ली हेड ऑफिस अकाउंट लिखा है, और दिल्ली हेड ऑफिस अकाउंट में जो बैलेंस आपको नज़र आ रहा है वो 3240, यानी कि ब्रांच के अकाउंट में मैंने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ब्रांच के ट्रायल में हेड ऑफिस का जो बैलेंस नज़र आ रहा था वो क्रेडिट साइड में नज़र आ रहा था। अगर आपने नोट करा हो तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सब में ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का जो बैलेंस था वो क्रेडिट नज़र आ रहा था, और क्रेडिट अधिकतर नज़र भी आता है, ये भी मैंने तुमसे कहा था। और इसका मतलब ये होता है कि ब्रांच ने पैसे देने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ब्रांच की बुक्स में डेबिट बैलेंस नज़र आ रहा है हेड ऑफिस का। इसका मतलब ब्रांच ये कह रही है कि हमने पैसे लेने हैं। समझ में आया? ब्रांच क्या कह रही है कि हमने पैसे लेने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एक तो इस क्वेश्चन में कुछ नई सी चीज ये है, हालांकि ये अजीब सी चीज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है पहले तो। फिर कह रहा है स्टॉक इन द बिगनिंग। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक तो स्टॉक इन द बिगनिंग लिखा हुआ है, परचेजेस भी लिखी हैं ब्रांच की, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से हमें 19,000 के गुड्स मिले होंगे, वो भी लिखे हैं। फिर कह रहे हैं सेल्स ब्रांच ने करी है इतनी, गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस का मतलब है कि ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को भेजे हैं। अब ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को भेजे हैं का वैसे ही इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए। देखो यहाँ पर तो गुड्स जो है हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, गुड्स जो हैं 19,000 रुपीज़ के हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं, लेकिन उसके बाद ब्रांच ने उसमें से कुछ गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए होंगे, तो उसके लिए लिखा है गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। उसके बाद आप देख रहे हो कुछ खर्चे हैं, सैलरीज हैं, करेक्ट। उसके अलावा रेंट है, उसके अलावा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी दे रहा है। ऑब्वियसली उसके अलावा बीच में कुछ डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स है, कैश एट बैंक है, और फर्नीचर भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या नोट करा कि ट्रायल के अंदर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मौजूद नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ट्रायल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मौजूद नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है सिटी एक्स branch office in the books of head office books stood at ₹460 डेबिट। अब नीचे इस लाइन का क्या मतलब है? हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में उसने लिखा है कि हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है, ये तो हमें पता लग चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन है, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है। लेकिन उसने नीचे इंफॉर्मेशन लिखी, इंफॉर्मेशन में उसने लिख दिया कि जो हेड ऑफिस की बुक्स है उसमें जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 460। नीचे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि हेड ऑफिस की बुक्स में
ब्रांच का जो बैलेंस है वो 460 है। यानी कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो खैर ये है कि हमें कंप्लीट ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस का नहीं दिया है, हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके लिए फ़ायदा ही होगा, नंबर एक। दूसरा, एक तरफ तो ब्रांच ये कह रही है, क्योंकि ब्रांच की बुक्स में आप देख रहे हो हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है, यानी कि एक तरफ तो ब्रांच ये कह रही है कि हमने हेड ऑफिस से पैसे लेने हैं और वो भी 3240 लेने हैं, और दूसरी तरफ हेड ऑफिस ये कह रहे हैं कि हमने ब्रांच से पैसे लेने हैं। दोनों पार्टी कह रही है कि हमने तुमसे पैसे लेने हैं, क्योंकि दोनों की बुक्स में डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है। खैर, अब आगे उसने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि इस तारीख को हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे 3700 रुपये के, लेकिन वो जो गुड्स रिसीव हुए वो अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद रिसीव हुए। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक वो रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब ये हो गया। फिर कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कि ब्रांच का जो ये ट्रायल बैलेंस है उसमें पीएनएल दिया नहीं है, तो ब्रांच का प्रॉफिट कितना है ये फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो बहुत ही बच्चों का खेल है। फिर कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट दी एफोर मेंशन ट्रायल बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में उसने इनकॉर्पोरेशन एंट्री पूछी है। फिर कह रहा है शो सिटी एक्स ब्रांच अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच अकाउंट भी बनाने के लिए दे दिया है। और लास्ट में उसने चुपके से लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास 7700 रुपये का है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं दिया हुआ, ट्रायल के नीचे दिया हुआ है। तो जब सिंगल आपको, यानी कि ब्रांच का ही जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो मुझे ये भी आपको इस क्वेश्चन के सहारे थोड़ा समझाना है। तो इसलिए 5.1 भी मैंने करा। 5.1 में मैंने क्या करा? क्वेश्चन नंबर है 5.1। अब 5.1 में सबसे पहले तो हमारी कोशिश तो वही रहती है कि हम रिकन्सिलिएशन करें, और रिकन्सिलिएशन करने के लिए मैंने क्या करा, पहला स्टेप रिकन्सिलिएशन ही मैंने लिखा, लेकिन रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, क्योंकि दोनों पार्टी क्लेम कर रही हैं कि हमने पैसे लेने हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ने देने होंगे एक ने लेने होंगे। अब रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंस करने के लिए भी मैंने क्या करा, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी। अब आपने देखा एक तो है हेड ऑफिस की बुक्स और एक है ब्रांच ऑफिस की बुक्स। अब एक क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी थी वो दी है गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में, करेक्ट? तो गुड्स इन ट्रांजिट हेड ऑफिस तो भेज चुका है, गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो उसकी एंट्री हेड ऑफिस तो करेगा नहीं, ब्रांच अपनी बुक्स में उसकी एंट्री करेगी और गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस लिखेगी, क्योंकि हेड ऑफिस ने तो सामान भेज दिया। इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो 3700 से ये एंट्री होगी। अब 3700 से जब ये एंट्री करी जाएगी तो इस एंट्री के बाद क्या होगा, रिवाइज्ड बैलेंसेस। अब मैंने रिवाइज्ड बैलेंसेस कंप्यूट करे, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करे थे। रिवाइज्ड बैलेंसेस, अब रिवाइज्ड बैलेंसेस के अंदर एज पर हेड ऑफिस बुक्स, हालांकि हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है एज पर हेड ऑफिस बुक्स, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ था कि जो हेड ऑफिस की बुक्स हैं उसमें ब्रांच ऑफिस का डेबिट बैलेंस है और 460 रुपये का है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट? यानी कि हेड ऑफिस के मुताबिक उसने ब्रांच से पैसे लेने हैं, लेकिन एज पर ब्रांच ऑफिस बुक्स, अब जो ब्रांच ऑफिस की बुक्स हैं
करेक्ट। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस तो हमें दिया ही है, और उसके मुताबिक हेड ऑफिस का जो बैलेंस है इत्तेफाक से, जो कि मोस्टली क्रेडिट होता है, आपकी बात डेबिट है, और जो डेबिट बैलेंस है वो भी 3240 है। 3240 डेबिट बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? अब हमने ये एंट्री करी है ब्रांच की बुक्स में, जिसमें कि हेड ऑफिस जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हेड ऑफिस क्रेडिट हो रहा है, इस एंट्री के करने से हेड ऑफिस अब क्रेडिट हो गया 3700 से। डेबिट और क्रेडिट है तो माइनस करेंगे तो 460 आ गया, और डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट बढ़ाया तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। समझ में आ गया? ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब तुमने देखा ये बैलेंसेस भी रिकंसाइल हो गए, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से 460 लेने हैं, और अब ये क्लियर हो गया कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को 460 देने हैं। अब एक की बुक में डेबिट है, एक बुक में क्रेडिट है, अमाउंट भी सेम है, तो पहला काम तो रिकंसाइल करना है ही है। रिकंसाइल करने के बाद अब इस क्वेश्चन में मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे तुम नॉर्मली बनाते हो वैसे ही बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये तो तुमने 1000 बार बनाया, ये तो मुझे कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो। अब तुमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना करके जल्दी से दिखा दिया। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो एक तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैं यहां पर लिखूंगा 6000। परचेजेस भी मैं यहां पर लिखूंगा। परचेजेस का अमाउंट आपको 97,800 का दिया है, ब्रांच ने खुद कुछ सामान परचेज करा होगा। उसके अलावा गुड्स रिसीव्ड, ब्रांच को कुछ गुड्स हेड ऑफिस ने भेजे होंगे, ब्रांच ने रिसीव करे होंगे। गुड्स रिसीव्ड 19,000, तो वो अपनी डेबिट में लिखेगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ब्रांच की जो सेल्स हैं वो 1,38,000 की है, तो 1,38,000। क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि जो ब्रांच है उसने हेड ऑफिस को गुड सप्लाई करें। मैंने बताया ना ये एक तरीके से रिटर्न है। वैसे भी एक क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में ही लिखोगे गुड सप्लाइड टू हेड ऑफिस, गुड सप्लाइड टू हेड ऑफिस, और इसका मतलब एक तरीके से ये रिटर्न्स हैं 6000। तुम्हें यह भी याद होगा कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर तो लिखेंगे ही, और बाद में फिर अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें भी लिखेंगे। तो ऐसा करके तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अगर तुम रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, 28,900। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 28,900। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, क्या करें। अब क्वेश्चन में तुम्हें ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए थे। एक तो सैलरी का दिया हुआ था, सैलरीज 4,500 ट्रायल के अंदर तुम्हें रेंट का खर्चा भी लिखा हुआ था, तो रेंट 1960। ट्रायल के अंदर ही सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिखे हुए थे। ये ऑफिस एक्सपेंसेस जो थे वो कितने थे? ऑफिस एक्सपेंस मुझे देखने पड़ेंगे कितने थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। 1780 के थे, नहीं 1780 के नहीं है, 1470 के हैं। रेंट तो 4,500 है, ठीक है। एक सेकंड जरा चेक कर लूं कहीं गलती ना हो जाए। रेंट तो सैलरीज तो ठीक है, और रेंट 1960 भी ठीक है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1470 के हैं, ठीक है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 1470 के हैं। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं।
तो 1470। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन में लास्ट में ट्रायल बैलेंस का जो लास्ट आइटम है उसमें डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 400 रुपये। देखो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हमेशा एक ही बार होती है, ये भी ध्यान रखना, 400 रुपये। तो अल्टीमेटली तुम अब इसको टैली कर लोगे, टैली करोगे तो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट P&L ट्रायल के अंदर नहीं दिया होगा तो तुम्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो अब मुझे पता लग गया कि ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट है वो 20,570 है, ये तो तुम्हें पता लग गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में फिर उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे बोला था वैसे तो इनकॉर्पोरेशन एंट्री के लिए मैं भी इनकॉर्पोरेशन एंट्री भी करके बता दूंगा, लेकिन पहले मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ स्टेप नंबर 3 में अब आप क्या करो, एक रिवाइज ट्रायल बैलेंस तो बना ही लो, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अब जब मैंने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो भी आइटम जो आपका ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो भी आइटम आप इधर उधर ले जा चुके हो, अब उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। देखें जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर पहला आइटम हेड ऑफिस अकाउंट था, ठीक है। अब हेड ऑफिस अकाउंट जो था, पहले तो उसमें डेबिट बैलेंस था, लेकिन अब वो रिवाइज हो गया, अब उसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया है 460। ब्रांच की बुक्स में अब हेड ऑफिस में क्रेडिट बैलेंस है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। तुम देख रहे हो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं, सेल्स हैं, यानी कि वो आइटम जो हमने P&L में लिख दिए हैं ट्रायल के, उनको मैंने अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। इज इट क्लियर टू यू? मैंने ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखा, मैंने परचेजेस भी नहीं लिखा, मैंने गुड्स रिसीट भी नहीं लिखा, मैंने गुड्स सप्लाइड जो करे थे, सेल्स जो करी थी वो मैंने नहीं लिखी। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में जो आइटम ओरिजिनल ट्रायल में दिए थे और जो मैंने ट्रेडिंग एंड P&L में लिख लिए हैं, उनको मैं अब रिवाइज ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख रहा। अब मैंने, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अब जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम बचे हुए हैं वही मैं लिख रहा हूँ। तो फर्नीचर उसमें 6,000 है, तो मैंने 6,000 लिख दिया। इसी तरह डेटर्स हैं, डेटर्स 3,700 है। बात समझ में आ गई आपके? जो आइटम ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस के मैंने ट्रेडिंग एंड P&L में लिख दिए, मैंने अब उनको रिवाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा है। डेटर्स हैं, उसके अलावा फिर क्रेडिटर्स भी हैं, और क्रेडिटर्स जो हैं आपके 1850 के, तो 1850 आपने लिख दिया। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक भी आपने लिख दिया। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है आपको जी? कैश एट बैंक की फिगर याद नहीं आ रही है, जरा बताएं, तुम लोग तो कुछ हेल्प करते नहीं हो। कैश एट बैंक 1780 है शायद, चेक कर लेना। और क्या था इस क्वेश्चन में, ध्यान ये रखना कि जो स्टॉक है वो ट्रायल के अंदर नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैं उसको तो मैं अब लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो मैं ऑलरेडी ले जा चुका हूं ना P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड P&L में। लेकिन ये जो स्टॉक मैंने यहां पर लिखा है, बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि तुम्हें एडजस्टमेंट में दिया था। बिकॉज ये एडजस्टमेंट में दिया है तो एक बार तो ये वहां पर आया और उसके बाद यहां पर भी आ गया 7,700। अच्छा जी, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा। जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था 20,570 का निकाला है, तो उसको भी मैंने लिख दिया। और एक एंट्री हमने लिखी थी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, तो उसकी वजह से गुड्स इन ट्रांजिट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा, वो भी यहाँ लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। अब तुम इसको टैली करोगे तो 22,880 और 22,880 दोनों साइड आपकी मिल जाएंगी।
तो तुमने क्या नोट करना है कि जो हमने आइटम यहाँ लिखे थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स रिसीव, सैलरी, रेंट वगैरह, ये आइटम मैंने यहाँ नहीं लिखे। क्लोजिंग स्टॉक लेकिन मैंने लिखा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, करेक्ट। अब आप बोलोगे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इन सब आइटम की बजाय मैंने सिर्फ पीएनएल लिख दिया। भाई जब मैंने ये पीएनएल लिख दिया तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने सारे आइटम लिख दिए ना, इसलिए नहीं लिखते। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमने अब ट्रायल बैलेंस बना दिया, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन ने इनकॉर्पोरेशन एंट्री पूछी है, तो इनकॉर्पोरेशन एंट्री भी मैं तुमको करके बता देता हूं। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज ये एक फॉर्मेलिटी है। इनकॉर्पोरेशन एंट्री का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के आइटम्स को लाना चाहता है। तो जितने भी ये ब्रांच के एसेट्स तुमने लिखे हैं उनको फटाफट तुम्हें दोबारा से लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 6000, फिक्स्ड एसेट तो थे ही नहीं, फर्नीचर था ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो मैंने फिक्स्ड एसेट क्यों लिखा? फर्नीचर, एक तो फर्नीचर था, उसके अलावा डेटर्स हैं। डेटर्स 3700, डेटर्स के अलावा कैश है 1780, 1780। स्टॉक है 7700, गुड्स इन ट्रांजिट है 3700 और 2 ब्रांच ऑफिस अकाउंट, that is equal to 22,880। Is it clear to you? वैसे तो इस क्वेश्चन में उसने ये भी बोला था कि आप एक ब्रांच अकाउंट भी बना करके दिखाएं, बोला था ना। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रांच का मतलब ही होगा यहां पर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? तो आपने मेमोरेंडम ब्रांच, अच्छा इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज जो हैं वो मैंने अभी एक ही एंट्री करी है। चलो मैं यहां कर देता हूं क्योंकि जगह भी कम पड़ रही है। 1 सेकेंड का टाइम दे दें, इस स्टेप को मैं काट रहा हूं क्योंकि अभी इनकॉर्पोरेशन एंट्री हमने एक ही करी है ना, एसेट्स की एंट्री करी है। लायबिलिटी और पीएनएल की एंट्री भी करनी पड़ेगी ना इनकॉर्पोरेशन की। तो इनकॉर्पोरेशन की मैंने एंट्री यहां पर कर दी, एंट्री नंबर बी। एंट्री नंबर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी थे 1850 के। फिर क्वेश्चन में तीसरी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो इस तरह से आपकी इनकॉर्पोरेशन एंट्री पहले तो कंप्लीट हो जाएंगे। 20,570। अब ये एक फॉर्मेलिटी होती है, करनी पड़ती है, पूछा जाए तो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। बोरिंग तो जरूर है लेकिन क्या करें। अब उसके अलावा क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे? अब क्वेश्चन ने कहा था कि ब्रांच अकाउंट भी आप बना करके दिखा दो। तो कितना हो गया 4 स्टेप नंबर। अब स्टेप नंबर 5 मैं यहां कर देता हूं, ब्रांच अकाउंट। तो यहां ब्रांच का मतलब मैंने बताया था कि मेमोरेंडम से होगा, मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट। नाम तो ब्रांच ही है, मेमोरेंडम ये बता रहा है कि हम इसको जैसे नॉर्मली ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं वैसे नहीं बना रहे, ये मतलब है। इज इट क्लियर टू यू? अब मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट में जो जो तुमने एंट्रीज लिखी हैं उन एंट्री को देखते हुए एक बार फिर से आपको तकरीबन वही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो आपने लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पहली एंट्री करी तो उसमें मैंने लिखा डिफरेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो उस एंट्री की वजह से यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा फर्नीचर 6000,
मुझे लिखना पड़ेगा एक बार फिर से डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट है 3700। मुझे लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक 1780। मुझे लिखना पड़ेगा स्टॉक का अमाउंट है 7700। मुझे लिखना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये सारे एसेट्स थे। फिर हमने दूसरी एंट्री क्या करी थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू पीएनएल अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1850, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो टू पीएनएल 20,570। अब आप इसको बैलेंस कर लें। अगर आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आपका 460 यहां पर आएगा, करेक्ट। वैसे आप इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, चाहो तो आप इसको पहले ही लिख सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जब मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा उसमें जो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा ये वो वाला बैलेंस होगा जो कि हेड ऑफिस की बुक्स के मुताबिक है। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर तुम ये पहले लिख लोगे तो दोनों साइड अपने आप टैली आनी चाहिए, और दोनों साइड अगर अपने आप टैली आती हैं तो इसका मतलब तुमने जो सॉल्यूशन करा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट करा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो नहीं कराया जा सकता ये टॉपिक, तो हमने पूरी कोशिश करी है कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये टॉपिक कराया जाए। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का टॉपिक को फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट सेशन में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो जो है एंट्रीज से रिलेटेड है। कुछ हम देख रहे हैं ऑफ लेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो हैं एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। होता क्या है कि बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन करने की आदत तो उनकी हो जाती है, लेकिन इसीलिए मैंने ये सेक्शन ही अलग से रखा है, सेक्शन 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसमें मुझे सिर्फ जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। अब चलो एक काम करते हैं, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ये वाला टॉपिक भी कोशिश करते हैं कि फिनिश अप हो जाए। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अभी, ठीक है।
सो वेलकम अगेन। तो बेटे ये जो टॉपिक है सेक्शन 6, करेक्ट, कई बार इसमें से एक आध क्वेश्चन आ भी जाते हैं और कई बार सिंगल क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 2 मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ है 6.1। तो 6.1 में कहता है कि अल्फा एंड कंपनी हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज़ ए ब्रांच एट नागपुर एंड द ब्रांच एट नागपुर इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। और कहता है कि इस डेट को पता लगा कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे 2 लाख के, लेकिन वो कहता है कि ब्रांच को उसमें से 1,50,000 के गुड्स ही मिले हैं इस अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक। इसका मतलब इस अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक 2 लाख में से 1,50,000 के गुड्स मिले हैं, इसका मतलब 50,000 के गुड्स नहीं मिले। तो वो कहता है कि ब्रांच अपनी बुक्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी। तो ये तुम्हें मालूम ही है, तो इसकी एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और जितने गुड्स नहीं मिले हैं इसका मतलब वो रास्ते में है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब ये 6.2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन से लिए हुए हैं। इसमें कहता है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच 1। वो कहता है ब्रांच 1 की बुक्स में आपको एंट्रीज करके बतानी है। अब पहली एंट्री है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। हेड ऑफिस ने 3,500 रुपये के खर्चे ब्रांच के सर के ऊपर डाल दिए, लेकिन ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड नहीं कराया। अब जब ब्रांच खर्चों को रिकॉर्ड करेगी तो ब्रांच अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगी। ब्रैकेट में तुम चाहो तो एक्सपेंसेस लिख सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है। तो इस तरह से इसकी पहली एंट्री की ये जो पहली एडजस्टमेंट है उसकी ये एंट्री होगी। इसी तरह से दूसरे में कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹1,500। तो अब वो कहता है कि कुछ डेप्रिसिएशन का खर्चा है, करेक्ट, क्योंकि जो ब्रांच के एसेट्स हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो ब्रांच के एसेट्स हैं और हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो लॉजिकली जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो ब्रांच के ऊपर आना चाहिए ना। अब ब्रांच जब इस खर्चे को रिकॉर्ड करेगी तो ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा, नंबर 1। और ये पैसा जो है ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग हो रही है फिक्स्ड एसेट की वो हेड ऑफिस के यहाँ हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर वो कहता है थर्ड में ब्रांच ऑफिस paid 2,000 as salary to a head office inspector, but the amount paid has been debited by branch office to salary account। अब ये जो थर्ड वाली ट्रांजैक्शन है इसका पहले मतलब आप समझने की कोशिश करें। जो थर्ड ट्रांजैक्शन है इसमें क्या हो रहा है, वो कह रहा है ये हेड ऑफिस है, करेक्ट, और ये ब्रांच है। अब हेड ऑफिस का कोई इंस्पेक्टर आया होगा इंस्पेक्शन करने के लिए। ब्रांच ऑफिस पेड 2,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। अब जो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर आया, जो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर आया, हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, अब वो कह रहे हैं ब्रांच पेड ₹2,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर but the amount paid has been debited by branch to salaries account। अब क्या हुआ, वो कहता है ब्रांच ने 2,000 रुपये जो हैं वो पे कर दिए एज सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। अब ब्रांच ने 2,000 रुपये जो है हेड ऑफिस इंस्पेक्टर को पे करे, करेक्ट, ब्रांच ने पे करे हेड ऑफिस इंस्पेक्टर को। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रांच ने इसको क्या कर दिया, ब्रांच ने इसको लिख दिया, डेबिट कर दिया ब्रांच ऑफिस टू सैलरी अकाउंट, यानी कि उन्होंने इसको सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, अपने सैलरी अकाउंट में। अब पहले तो ये हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है, तो इसको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो कहाँ से मिलनी चाहिए, वो हेड ऑफिस के द्वारा मिलनी चाहिए ना। अब ब्रांच ने गलती से इसको पेमेंट कर दी, नंबर 1, और पेमेंट कर दी, उसके अलावा उसको अपने सैलरी अकाउंट में भी डेबिट कर दिया। यानी कि इससे क्या हुआ कि ब्रांच ने जब इसको पे करा और सैलरी अकाउंट को डेबिट करा तो उससे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिना मतलब पे कम हो गया। तो अब ब्रांच क्या करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगी। तो ब्रांच अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्योंकि ये पैसा तो हमने पे करना ही नहीं चाहिए था।
तो जो हमने बेवजह अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट करेंगे, नंबर 1। और ये पैसा अब हम हेड ऑफिस से रिकवर करेंगे, क्योंकि हमने पे कर दिया, इनको पे करने की जिम्मेदारी हेड ऑफिस की थी, इसलिए हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये एंट्री इसकी होगी। पॉइंट नंबर 4 में कहते हैं कि हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच ऑफिस, but no intimation to this effect has been received by the branch। अब देखिए जी ये वाली क्या है, पॉइंट नंबर 4 में वो क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 में उसने बताया कि कोई कस्टमर है, अब कस्टमर तो ये ब्रांच का है, कोई कस्टमर है और कस्टमर ये ब्रांच का है। अब इस कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे किसको दे दिए? हेड ऑफिस को दे दिए। कस्टमर ने पैसे डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिए। अगर कस्टमर ने ब्रांच को पैसे दिए होते तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखती कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अगर दिए होते तो। लेकिन कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे किसको दे दिए? हेड ऑफिस को दे दिए। तो इसका मतलब ब्रांच के पास जो कैश आना चाहिए था वो नहीं आया, और ये कैश किसके पास पहुंच गया? हेड ऑफिस के पास पहुंच गया। तो अब ब्रांच क्या करेगी? जो कैश हेड ऑफिस के पास पहुंच गया है वो हेड ऑफिस से रिकवर करेगी। तो हेड ऑफिस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हमने हेड ऑफिस से लेना है, नंबर 1। और बिकॉज कस्टमर तो पे कर ही चुका है तो कस्टमर को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा टू कस्टमर अकाउंट। ये कस्टमर का मतलब डेटर। इज इट क्लियर टू यू? तो ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद उसने ये भी लिखा है, ए रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। अब ब्रांच की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ब्रांच ने तो क्या बोलते हैं पैसा भेज दिया है, तो ब्रांच तो एंट्री ऑलरेडी कर चुकी है। उसके अलावा अब इसमें एक लाइन और दी हुई है 6th की, ब्रांच 1 इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच 2। अब हम कौन है? ब्रांच 1 है। देखो समझना क्या है, पहले इसको भी मैं समझा ही देता हूँ। जो ये हेड ऑफिस है इसकी 2 ब्रांचेस रही होंगी, एक तो ब्रांच 1 रही होगी, एक ब्रांच 2 रही होगी, और हम हैं ब्रांच 1। करेक्ट, हम हैं ब्रांच 1। अब वो कह रहा है ब्रांच 2 की जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे थे, ब्रांच 2 की जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे थे, और वैसे ब्रांच 2 की एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे थे इसको करने की जिम्मेदारी बेसिकली हेड ऑफिस की थी। अब वो कह रहे हैं कि ब्रांच 1 ने एडवर्टाइजमेंट खर्चे कर दिए, हमने कर दिए। अब हमने जब कर दिए यानी कि ब्रांच 1 ने, तो ब्रांच का प्रॉफिट कम हो गया, बिना मतलब कि हमने जब ये खर्चे कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे? इन खर्चों की रिकवरी ब्रांच 2 से नहीं करेंगे, हेड ऑफिस से रिकवरी करेंगे। तो इसलिए जो इसकी एंट्री होगी, एंट्री नंबर 6 जो होगी, पहले तो मैं हेड ऑफिस को डेबिट करूंगा क्योंकि ये खर्चा मैं रिकवर करूंगा, और जो बेवजह मैंने अपने प्रॉफिट को डेबिट कर दिया है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, ब्रैकेट में मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से एंट्रीज करनी होंगी। इसी तरह 6.3 हार्डली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो तुम खुद ही कर सकते हो कि 40,000 के गुड्स हेड ऑफिस ने भेजे, लेकिन उसमें से 50,000 के गुड्स भेजे हैं और 40,000 के गुड्स मिले हैं। तो इसका मतलब ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और एंट्री होगी 10,000 रुपये से। बहुत ही सिंपल। मैंने बताया उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हमने साथ साथ आपको करा दिए। अब इसी तरह से 6.4 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है ग्लोबल लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st of March। दिस इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच विच मेंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग देयर ट्रांजेक्शंस। अब कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच ऑन सो एंड सो डेट टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। अब वैसे तो अब तुम इसको खुद ही कर सकते हो। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,35,000 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। अब कई बार ये ट्रांजैक्शन आ चुकी है, तुम देख ही चुके हो कि हेड ऑफिस ने 1,35,000 रुपये का खर्चा ब्रांच के ऊपर लाद दिया है और ब्रांच ने अभी तक इसकी एंट्री नहीं करी है। अब ब्रांच जब एंट्री करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में तुम एक्सपेंसेस लिख सकते हो, क्योंकि ब्रांच
के ऊपर ये खर्चे लाद दिए गए हैं, तो अब ब्रांच का प्रॉफिट कम होगा और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, तो इसलिए ब्रांच अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगी 1,35,000 से। इसी तरह सेकंड में कहता है कि डेप्रिसिएशन ब्रांच एसेट्स का जो है, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट, और जो ब्रांच एसेट है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, नॉट प्रोवाइडेड बाय ब्रांच। तो ब्रांच ने ये डेप्रिसिएशन का खर्चा अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है, तो ब्रांच जब इस खर्चे को प्रोवाइड करेगी तो ब्रांच का प्रॉफिट कम होगा और ये पैसा हमें देना पड़ेगा हेड ऑफिस को, तो फिर से ये एंट्री एक बार होगी। थर्ड में कहता है ब्रांच ऑफिस ने 1,40,000 रुपये पे करे सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। ये वही चीज़ आ गई, बट द अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड टू ब्रांच सैलरी अकाउंट। देखो, ब्रांच ने अपने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब ब्रांच का पीएनएल बिना मतलब पे कम हो गया। तो ब्रांच क्या करेगी, इसको ठीक करने के लिए अपने पीएनएल अकाउंट को पहले तो क्रेडिट कर देगी, क्योंकि सैलरी हमने डेबिट कर दी थी बिना मतलब पे, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमारा पीएनएल बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो खर्चा हमने करा है, ब्रांच ने करा है, दरअसल ये खर्चा हेड ऑफिस ने करना था, क्योंकि वो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है, तो ये खर्चा ब्रांच हेड ऑफिस से रिकवर करेगी, तो इसलिए एंट्री ये होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फोर्थ में भी वही आ गया कि हेड ऑफिस ने 1,30,000 डायरेक्टली कस्टमर से कलेक्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच का कस्टमर है, पैसे हेड ऑफिस के पास आ गए। अब ब्रांच का जो कस्टमर है उसने तो पैसे पे कर दिए, इसलिए ब्रांच अपने कस्टमर को तो क्रेडिट करेगी ही करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब ये पैसा हेड ऑफिस के पास आ गया, हमारे पास नहीं आया, तो हम हेड ऑफिस से रिकवर करेंगे। फिफ्थ में कहता है 1,50,000 रुपये ब्रांच ने भेजे और जो कि हेड ऑफिस को नहीं मिले। जाहिर है कि इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ब्रांच ने पैसे भेज दिए हैं, तो ब्रांच तो एंट्री कर चुकी होगी, इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही आ गया कि ब्रांच ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, करेक्ट, किसी दूसरी ब्रांच के, तो हमारी ब्रांच ने एक्सपेंसेस इनकर करे, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो अपने प्रॉफिट जो बेवजह हमारा कम हो गया उसको हम अब क्रेडिट करेंगे और इस पैसे की रिकवरी हम हेड ऑफिस से करेंगे, क्योंकि किसी ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी जो है वो हेड ऑफिस की करने की थी। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हो। इसी तरीके से 6.5 में वो क्या कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में ऑफ लेट बहुत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं गुड्स सेंड टू, देखो अब की बार उसने क्या पूछा है, वो कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अभी तक तो ब्रांच के ऑफिस में पूछ रहा था। कह रहा है गुड्स हमने भेजे हैं 12,000 के, जो कि रास्ते में चोरी हो गए और ब्रांच मैनेजर ने रेफ्यूज़ कर दिया लायबिलिटी लेने के लिए। अभी हमने ये ट्रांजेक्शन करी भी थी आज के किसी क्वेश्चन में। तो ध्यान ये रखना है, दरअसल ये एंट्री मुझे हेड ऑफिस की बुक्स में करनी है, हालांकि जो क्वेश्चन था उसमें हमने ब्रांच की बुक्स में करी थी। कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच 12,000। ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए थे रास्ते से चोरी हो गए। देखो, हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजता है, हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजता है, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हेड ऑफिस ने जब ये गुड्स चोरी हो गए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, पहले तो कह रहा है कि ये गुड्स चोरी हो गए। अब ये गुड्स चोरी हो गए तो हेड ऑफिस ने जो सामान परचेज करा होगा उसी में से तो गुड्स भेजे होंगे ना। तो एक तो हमारी परचेजेस कम हो गई, तो परचेजेस कम हो गई तो इसलिए परचेजेस को तो हम क्रेडिट करेंगे। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में परचेजेस को क्रेडिट करेगा, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस ने जो सामान परचेज करा होगा, परचेज करने के बाद ही तो भेजा होगा ना। तो लॉस ऑफ स्टॉक क्या है, स्टॉक स्टोलन, लॉस या स्टॉक स्टोलन अकाउंट लिख लो, स्टॉक स्टोलन अकाउंट। तो क्योंकि स्टॉक चोरी हो गया तो उसकी वजह से परचेजेस कम हो जाएंगी, करेक्ट। पहले तो हमारी परचेजेस कम होंगी, एक तो हम ये एंट्री पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉजिकली हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक एंट्री और पास करेगा। अब ये खर्चा हेड ऑफिस ब्रांच से रिकवर करने की कोशिश करेगा।
इसलिए हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को डेबिट करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्योंकि जब मुझे हेड ऑफिस से, देखो स्टॉक स्टोरेज अकाउंट का मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है एक तरीके से, तो अब जब मुझे ब्रांच से रिकवरी हो जाएगी तो मैं ब्रांच को डेबिट कर दूंगा और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इसमें उसने ब्रांच की बुक्स में पूछी नहीं है एंट्री। अगर ब्रांच की बुक्स में एंट्री पूछी होती तो इसी की एंट्री ब्रांच की बुक्स में कैसे होती, क्योंकि अब ब्रांच को ये लॉस बियर करना पड़ेगा तो ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा और हेड ऑफिस को उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर ब्रांच की बुक्स में एंट्री होती तो ये एंट्री होती। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में, ब्रांच पेड 15,000 एज सैलरी टू द ऑफिसर ऑफ हेड ऑफिस ऑन हिज विजिट टू द ब्रांच। अब लेकिन उसने एंट्री जो पूछी है हेड ऑफिस की बुक्स में पूछी है, ब्रांच की बुक्स में नहीं पूछी है। ये वही चीज़ है, पहले तो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये वही चीज़ है जो इससे पहले हमने करी है। यानी कि ब्रांच ने हेड ऑफिस के एक ऑफिसर को सैलरी पे कर दी, जबकि उसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी, हेड ऑफिस की जिम्मेदारी थी ना, लेकिन ब्रांच ने पे कर दी। तो इसका मतलब ब्रांच का प्रॉफिट बिना मतलब पे कम हो गया जब हमने पे कर दी। तो ब्रांच अगर अपनी बुक्स में एंट्री करती तो ब्रांच अब अपने पीएनएल को क्रेडिट करेगी और ये पैसा हेड ऑफिस से रिकवर करेगी। अगर ब्रांच अपनी बुक्स में करती, उसने ब्रांच की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी है, उसने हेड ऑफिस की बुक्स में पूछी। अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अब हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ने अब ये पैसा ब्रांच को देना है तो अब हेड ऑफिस का पीएनएल कम होगा और उन्होंने ये पैसा ब्रांच को देना है, तो वो अपनी बुक्स में अब ये एंट्री करेगा जितना भी अमाउंट है। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसके अलावा वो कह रहा है 28 मार्च को हेड ऑफिस ने, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से पहले हेड ऑफिस ने सामान भेजा था ब्रांच को 25,000 का, जो कि ब्रांच को अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक नहीं मिला। तो लॉजिकली इसकी एंट्री तो हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं होगी और ब्रांच की बुक्स में इसकी एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। 4th में वो कहता है ए रेमिटेंस ऑफ 10,000 सेंट बाई ब्रांच। तो ब्रांच ने 10,000 का चेक भेजा है और इसकी एंट्री ब्रांच नहीं करेगी, लेकिन इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा। चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? और फिर 5th में कह रहा है हेड ऑफिस मेड पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाई ब्रांच एंड रॉन्गली डेबिटेड इट्स ओन परचेजेस। इसका मतलब क्या हो गया कि सामान तो ब्रांच ने खरीदा, करेक्ट, सामान ब्रांच ने परचेज करा, ब्रांच ने सामान परचेज करा है, वो पहले तो ये कह रहे हैं, और हेड ऑफिस ने उसकी पेमेंट करी है, हेड ऑफिस ने उसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन उन्होंने गलती से अपनी परचेजेस को डेबिट कर दिया, अपनी परचेजेस को डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने जो अपनी परचेजेस को बिना मतलब पे डेबिट कर दिया वो नहीं करना चाहिए था। जब परचेजेस को डेबिट कर दिया, देखो परचेजेस अल्टीमेटली कहाँ चले जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है ना, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हेड ऑफिस का पीएनएल बिना मतलब पे कम हो गया, जबकि उन्होंने ब्रांच को डेबिट करना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसको ठीक करने के लिए क्या एंट्री करी जाएगी, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जो एंट्री करेगा इसको ठीक करने के लिए वो ब्रांच को पहले तो डेबिट करेगा, क्योंकि ये पैसा उन्होंने ब्रांच की परचेजेस के लिए पे करा है। तो ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट, तो ब्रांच को अब डेबिट करेगा। और नंबर 2, जो हमारी परचेजेस हमने बिना मतलब पे डेबिट कर दी है उनको क्रेडिट कर करके हम ठीक करेंगे, क्रेडिट कर करके हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये गलती सिर्फ हेड ऑफिस नहीं करी है, तो ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी। यहाँ ब्रांच को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी उसने हेड ऑफिस की बुक्स में ही पूछा है। इसी तरह से 6.6 में वो क्या कहते हैं, कहते हैं गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फिर से हेड ऑफिस की बुक्स में पूछी है। ऑन 31/3/2021 टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। कह रहे डेप्रिसिएशन 11,000 का ब्रांच के फिक्स्ड एसेट पर when such amounts are maintained in the books of head office।
एसेट जो है वो ब्रांच के हैं, एसेट तो ब्रांच के हैं, तो ब्रांच के एसेट को कम करने के लिए डेप्रिसिएशन 11,000 रुपये का हेड, उस पर 11,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है और वो हमें चार्ज करना है। तो डेफिनेटली जब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, नो डाउट कि इन पे डेप्रिसिएशन देना है, लेकिन इन पे डेप्रिसिएशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रांच की है, इसलिए ब्रांच अकाउंट को डेबिट करा जाएगा, यानी कि ब्रांच से डेप्रिसिएशन का खर्चा रिकवर करा जाएगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसने ब्रांच की बुक्स में पूछी नहीं है, लेकिन अगर ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगी तो ब्रांच को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा ब्रांच को बियर करना पड़ेगा और ये पैसा उनको हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है गुड्स अमाउंटिंग टू 7,500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिटी एफ ब्रांच टू सिटी जी ब्रांच। वो क्या कह रहा है, कुछ गुड्स हैं 7,500 के। एक्चुअली जो ये हेड ऑफिस होगा, इस हेड ऑफिस की 2 ब्रांचेस होंगी, एक तो सिटी एफ में है और एक सिटी जी में है। और वो कह रहा है सिटी एफ ब्रांच ने सिटी जी ब्रांच को सामान ट्रांसफ़र करा है। तो अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जब सिटी एफ सिटी जी को ट्रांसफ़र करेगी तो ये अपनी बुक्स में लिखेगा सिटी जी ब्रांच जिसको ट्रांसफ़र हुए हैं, और जिसने ट्रांसफ़र करा है वो क्रेडिट करेगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर इसमें अगली लाइन में ये कह रहा है कि जो सिटी जी ब्रांच पे 2,10,000 फॉर मशीनरी परचेस्ड बाय हेड ऑफिस। अब मशीनरी तो हेड ऑफिस ने परचेज करी है, करेक्ट? परचेस्ड बाय हेड ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस ने मशीनरी परचेज करी है, लेकिन उसका खर्चा हेड ऑफिस ने बियर करना चाहिए था। तो अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्योंकि जो हेड ऑफिस का एसेट है उसकी पेमेंट जिस ब्रांच ने करी है उस ब्रांच को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उस ब्रांच को हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सिटी जी अकाउंट। फिर कह रहा है ब्रांच सिटी एफ कलेक्टेड 8,000 फ्रॉम सिटी एफ कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस। अब इसमें क्या कह रहा है, जो सिटी एफ ब्रांच है, करेक्ट, उसने 8,000 रुपये कलेक्ट कर लिए एक ऐसे कस्टमर से जो कि फ्रॉम ए ब्रांच इन सिटी एफ कलेक्टेड 8,000 फ्रॉम ए सिटी एफ कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस। एक्चुअली ये होना तो चाहिए था कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस, ये यहाँ पर दोबारा से सिटी एफ काट देना। वो सिंपल वर्ड्स में सिटी एफ नाम की जो ब्रांच है उसने हेड ऑफिस के कस्टमर से 8,000 रुपये कलेक्ट कर लिए। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, जो सिटी एफ ब्रांच है उसको तो डेबिट करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ये पैसा इस ब्रांच से रिकवर करना है, तो इस ब्रांच को तो हम डेबिट करेंगे। और ऑफ कोर्स जो कस्टमर है वो हेड ऑफिस का है, उसने तो पेमेंट कर दी है, इसलिए कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहता है इसमें गुड्स ऑफ 20,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। 20,000 रुपये के गुड्स जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक नहीं मिले। तो इसकी एंट्री आपको मालूम ही है कि ब्रांच करेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। एक्चुअली ये टू ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं है, तुम नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखोगे। इज इट क्लियर टू? ऐसी सिचुएशन में नो एंट्री लिख देना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि ये माना जाता है कि हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजे होंगे तब ये एंट्री कर दी होगी। हाँ, ब्रांच को एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से 6.7 भी है। 6.7 में क्या कहता है, फिर से कहता है गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई और टू एडजस्ट द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फिर से हेड ऑफिस के बुक्स में पूछा गया, कह रहा है गुड्स परचेस्ड बाय ब्रांच 7,500। ब्रांच ने 7,500 के गुड्स खरीदे, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने करी। तो जब ब्रांच ने गुड्स खरीदे और पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस को अपनी बुक्स में लिखना चाहिए था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हम ब्रांच के लिए कर रहे हैं। लेकिन हेड ऑफिस ने क्या कर दिया, गलती से अपने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया।
यानी कि हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में लिखना तो चाहिए था ब्रांच टू कैश, अब उन्होंने क्या लिख दिया परचेजेस टू कैश। तो ब्रांच को हमको डेबिट करना चाहिए था, हमने अभी तक करा नहीं है, तो हम ब्रांच को अब डेबिट करेंगे, और परचेजेस को हमने बिना मतलब पे डेबिट कर दिया, क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। ब्रांच पेड 6,500 एज सैलरी टू विजिटिंग ऑफिशियल, ब्रांच ने ये खर्चा कर दिया, जबकि इस खर्चे को करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हेड ऑफिस का ऑफिशियल है, तो हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है ना, और ब्रांच ने ये खर्चा कर दिया। वो कह रहा है कि ब्रांच हैज़ डेबिटेड द अमाउंट टू सैलरी अकाउंट, यानी कि ब्रांच ने ये खर्चा कर दिया और अपने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि अपने पीएनएल को कम कर दिया। पॉइंट ये है कि इसको पे करने की जिम्मेदारी हेड ऑफिस की थी। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस को अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, हेड ऑफिस को, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करनी, ये ठीक कर लेना। इसकी जो एंट्री होगी प्रॉपर वो ये होनी चाहिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में एंट्री हो रही है ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच ने ये खर्चा कर दिया है, तो मैं ब्रांच को पेमेंट दूंगा, सॉरी ब्रांच को मैंने डेबिट कर दिया, एक सेकंड के लिए। अब हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो ब्रांच को पेमेंट करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि ब्रांच ने ये खर्चा कर दिया, तो ये पैसे की रिकवरी ब्रांच करेगा हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस को पैसे देने पड़ेंगे ब्रांच को, नंबर एक। नंबर दो, अब ये खर्चा हेड ऑफिस को बेयर करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सैलरीज, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है वो हेड ऑफिस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में सैलरी लिख करके तुम इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, 6,500 से, ये प्रॉपर एंट्री होगी। इसी तरह से उसने कहा कि डेप्रिसिएशन ऑफ 11,250 इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच शॉप हुज अकाउंट इज केप्ट इन हेड ऑफिस। सिंपल वर्ड्स में एसेट तो ब्रांच का है, इज इट क्लियर टू यू? तो उस पर डेप्रिसिएशन देना है। अब एसेट ब्रांच का है और उस पर डेप्रिसिएशन देना है, तो डेप्रिसिएशन को बियर करने की जिम्मेदारी ब्रांच की है, तो हम ब्रांच से रिकवर करेंगे, और ब्रांच से रिकवर करेंगे, और जो एसेट है, जो भी उस एसेट का नाम है, इस केस में ब्रांच शॉप है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ब्रैकेट में तुम डेप्रिसिएशन लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ब्रांच से रिकवर करना है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से वो कहता है एक्सपेंसेस ऑफ 5,600 टू बी चार्ज टू ब्रांच फॉर वर्क डन ऑन इट्स बिहाफ बाय द हेड ऑफिस। अब वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, 5,600 रुपये के खर्चे थे, उसके लिए ब्रांच को चार्ज करा गया, मतलब ब्रांच के ऊपर ये खर्चे लादे गए, क्योंकि ब्रांच का ये जो काम है वो हेड ऑफिस ने करा है। सिंपल वर्ड्स में ब्रांच से संबंधित कोई काम हेड ऑफिस ने करा होगा, और हमने कहा होगा ब्रांच को कि भाई अब 5,600 रुपये आपको हमें देने पड़ेंगे। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट करेगा, ब्रांच से इसकी रिकवरी करेगा, ब्रैकेट में आप एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, और टू पीएनएल अकाउंट। जब इस खर्चे की रिकवरी हम करेंगे तो हमारा पीएनएल बढ़ जाएगा। फिर इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 25,000 नॉट येट रिसीव्ड बाय द ब्रांच। इज इट क्लियर टू यू? तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा एटलीस्ट अब 6.8 एक क्वेश्चन है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तुम्हें कर लेना चाहिए, ये निहायत सिंपल क्वेश्चन है। और इसी तरह से 6.9 ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको खुद ट्राई करने चाहिए। इज क्लियर टू यू? जबकि ये सॉल्यूशन के साथ इसमें K1 है। तो अब ये टॉपिक तो आपका ख़त्म होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक आएगा, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट। बहुत से लोग जो है इसका मीनिंग नहीं समझ पाते, और इस पर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और उसके बाद फिर आपका फॉरेन ब्रांचेस है। तो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।